हेलो स्टूडेंट्स, सेकंड यूनिट स्टार्ट हो चुकी है हमारी। उसमें हमने करंट के बारे में बताया था कल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि वो वेलोसिटी जिससे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड के बीच में ट्रांसफ़र होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या है इसकी डेफिनेशन? द एवरेज वेलोसिटी विद विच द इलेक्ट्रॉन्स आर traveled between the ends of a conductor after applying the electric field और potential difference between the ends of a conductor, मतलब कंडक्टर के एंड्स में इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के बाद जब इलेक्ट्रॉन जिस एवरेज वेलोसिटी से इस एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफ़र होते हैं उसको कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वैसे तो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं कंडक्टर के अंदर, और इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं तो वो मूव करते रहते हैं, लेकिन जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं होता इलेक्ट्रॉन्स की मोशन होती रैंडम इधर उधर। तो रैंडम डायरेक्शन के कारण एक इलेक्ट्रॉन का जो इफेक्ट होता है, या एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। एटम टू एटम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं, इस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा दूसरे में, लेकिन ये जब तक फील्ड अप्लाई नहीं होगा तब तक ये रैंडम मोशन में जा सकता है। इसका मतलब नेट एवरेज वेलोसिटी बिफोर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जीरो। अब हमने मान लिया कि ये कंडक्टर है जिसके अंदर n इलेक्ट्रॉन्स हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं? n। और हर एक इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है बिफोर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड वो हमने मान ली u1, u2, u3 अप टू un। ये उनकी वेलोसिटी है बिफोर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जैसे ही इनकी एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं पहले, तो हम करेंगे u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस में un अप टू n। ये एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी बिफोर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये होती है जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की रैंडम डायरेक्शन के कारण नेट एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो u एवरेज की वैल्यू हो जाएगी जीरो। अब जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को मिलता है एक फोर्स जिसको इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, और इलेक्ट्रिक जो फोर्स होगा वो किस में अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करेगा, और उसके अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ जो है ये F = ma में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कंडक्टर्स के एंड के बीच में मान ली हमने E है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसके ऊपर फोर्स हो जाएगा E × E माइनस E × E। माइनस का साइन शो करता है कि इलेक्ट्रॉन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा ऐसे। ये हमने सेम कंडक्टर ले लिया, और इसके दोनों एंड्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि इधर है E की डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो अपोजिटली मूव करेगा, इसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इधर से इधर। ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन भी मिल गई, और क्योंकि वो एक्सेलरेट भी हो गए तो इलेक्ट्रॉन का नेट इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन जो है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा। ये नेगेटिव टर्मिनल जो होता है बैटरी का, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे इस कंडक्टर में, इस वायर में, या ये जो रेजिस्टेंस कंडक्टर जो भी लगा रखे हैं यहाँ तक पहुँचेंगे, वो एक इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफ़र करेंगे। वो फिर दूसरे एटम से टकराएगा यहाँ पर, और फिर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो आगे, फिर आगे इस प्रकार जो है यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है इस एंड से लेके इस एंड तक पहुँच जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक करंट। और वैसे कन्वेंशनल करंट ट्रेवल करता है, कल हमने बताया था पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है -E, और ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करता है। तो एक्सेलरेशन के कारण अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स होता है F = ma। तो E इलेक्ट्रॉन का मास है me, और A मान लो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए तो इलेक्ट्रॉन को फोर्स मिलेगा F = ma × A। ये क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 2। अब ये जो एक्सेलरेशन का जो फोर्स है ये किसकी वजह से मिला है? इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। तो इन दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो me × A = -EE। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेशन मिलेगा -EE/m।
ये एक्सेलरेशन जो है वो बराबर है सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ये एक्सेलरेशन क्या रहेगा, बराबर रहेगा, सारे इलेक्ट्रॉन इसी एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होंगे। और फिर क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट मूव करता है तो सभी इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन है वो एक डायरेक्शन हो जाएगी ऐसे। और इसी डायरेक्शन में जब सभी इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे तो उनके पास जो है नेट वेलोसिटी आएगी, एवरेज वेलोसिटी कुछ ना कुछ जो हमने निकाल ली है, इसी को कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब एक इलेक्ट्रॉन के पास इनिशियल वेलोसिटी u1 थी और अब एक्सेलरेशन मिल गया उसको। तो जब इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हो तो नई जो वेलोसिटी के लिए फार्मूला होता है वो होता है v = u + at। इस फार्मूले का यूज़ करके हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेट वेलोसिटी जो है अलग अलग इलेक्ट्रॉन की न्यू वेलोसिटी डिटरमाइन करते हैं। मान लिया कि v1 इफ़ v1, v2, v3 up to vn be the velocities of electron, velocities of electrons after applying इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद देन v = u + at यूज़ करेंगे तो v1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, u1 + a τ1। सिमिलरली v2 = u2 + a τ2। और ऐसे करके हम पहुंच जाएंगे Vn के ऊपर। Vn = un + a τn। ये a तो एक्सेलरेशन सभी इलेक्ट्रॉन्स का समान है, u1 u2 u3 ये उनकी इनिशियल वेलोसिटी है। अब नई टर्म आई हमारे पास τ1 τ2 τ3 टू τn, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के टाइम। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से या दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराने से पहले जो टाइम लेता है उसको वो टाइम है, ये अलग अलग होता है, इसलिए ये है टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन्स बिफोर कोलिजन। अब हम न्यू एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं इन सभी का यूज़ करके। एवरेज वेलोसिटी आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद जो नेट वेलोसिटी होगी, एवरेज वेलोसिटी वो कितनी हो जाएगी, उसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो ये इसका मतलब v एवरेज = vd, यही ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी। और ये एवरेज है तो इसका मतलब सभी वेलोसिटीज़ का जोड़, यानी कि v1 + v2 + v3 और अप टू करके vn। और एवरेज निकालनी है तो इसको n से कर देंगे डिवाइड, ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 5। अब हमने एवरेज वेलोसिटी की टर्म के अंदर जो इक्वेशन नंबर 5 आई है उसमें v1 v2 v3 इसकी वैल्यू यूज़ करते हैं हम। तो v1 की जगह हम लिख सकते हैं u1 + a τ1, u2 + a τ2, v2 की जगह इस प्रकार सभी वेलोसिटीज़ की वैल्यू रखेंगे। अब u1 u2 u3 प्लस में u1 इसको अलग करेंगे और a एक्सेलरेशन सभी में कॉमन है, जैसे a τ2 a τ1 a τn तक, तो a कॉमन लेके τ1 τ2 τ3 इस प्रकार ये हो जाएगा। अब ये u1 u2 u3 इन दोनों टर्म्स को अलग अलग एवरेज ले लेंगे इनकी, तो ये तो बन जाएगी एवरेज वेलोसिटी बिफोर कोलिजन u एवरेज, और ये बन जाएगा एक्सेलरेशन कॉमन है, ये बन जाएगा टाइम टाउ, इसको बोलते हैं हम रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन्स बिफोर कोलिजन, यानी कि एक एटम से दूसरे एटम तक टकराने में अलग अलग टाइम लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स, कोई कम लेता है कोई ज़्यादा ले जाता है, तो सभी का एवरेज टाइम जो है वो रिलैक्सेशन टाइम कहा जाता है, और वो उसका ऑर्डर होता है 10⁻⁻14 सेकेंड। अब u एवरेज जो होती है ये क्वेश्चन नंबर 6 से
हमें ये पता है कि यू एवरेज की वैल्यू 0 है, तो इसलिए हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है वो ये आ जाएगी a इंटू टाउ। और एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने ये निकाली हुई है इक्वेशन नंबर 4 से, इसको यूज़ करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगी माइनस ई बाई एम ई, तो ये एक्सेलरेशन हो गया, इसको टाउ से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो वी डी की जो वैल्यू है वो आ गई हमारे पास माइनस ई टाउ बाई एम ई, यानी कि इलेक्ट्रॉन का मास। ये एवरेज वेलोसिटी है और ये किस किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन और उसका मास जो है ना वो तो कांस्टेंट रहेंगे, उसका चार्ज और उसका मास रहेगा कांस्टेंट। क्या वेरी कर सकता है यहाँ पे, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर सकता है या रिलैक्सेशन टाइम। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब पोटेंशियल की, पोटेंशियल जो है पोटेंशियल डिफरेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और रिलैक्सेशन टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। अब रिलैक्सेशन टाइम जो है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बढ़ जाएगी तो वो जल्दी जल्दी टकराएंगे, उनका कोलिजन का टाइम घट जाएगा, और कोलिजन का टाइम घट गया तो रिलैक्सेशन टाइम घट गया। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने से इंक्रीज होती है, लेकिन एक लिमिट तक। उस लिमिट से ज़्यादा अगर हमने टेम्परेचर और टेम्परेचर पे तो डिपेंड करेगी, लेकिन अगर लिमिट से ज़्यादा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दिया तो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, यानी कि वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीजेज विथ ई के साथ इंक्रीज होगी अप टू ए लिमिट, अप टू सर्टेन वैल्यू, यानी कि उसकी सर्टेन लिमिट तक, सर्टेन लिमिट लगा देंगे, फिक्स वैल्यू तक लगा देंगे, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया जाता है तो यू करंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगला हमारा आर्टिकल है रिलेशन बिटवीन द करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन, तो उसके लिए हमारे दिमाग में कंसेप्ट होना चाहिए कि चार्ज अपॉन टाइम। करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम। अब ये देखना है कि कंडक्टर के दोनों एंड्स के बीच में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। हमने मान लिया कि एक कंडक्टर जिसकी लेंथ L है, जिसका एरिया A है, और उसके दोनों एंड्स के बीच में हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, वी डी उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, और उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो है n इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि यूनिट वॉल्यूम में n फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो पहले ये देखो कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, क्योंकि सारे ट्रांसफ़र होने हैं। फिर ये देखना है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में कितना टाइम लेता है, वही टाइम सारे इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग चार्ज बन जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग ड्रिफ्ट हमें करंट बना लेंगे। तो इसका मतलब टोटल चार्ज ट्रांसफ़र बिटवीन द एंड्स ऑफ कंडक्टर इफ क्या इज इक्वल टू टोटल चार्ज ट्रांसफ़र या फ्लोइंग बिटवीन एंड्स ऑफ ए कंडक्टर के एंड्स के बीच में कितना हो जाएगा, क्या इज इक्वल टू n एक यूनिट वॉल्यूम के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, और
ये हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र, और इसके गुणा में कर देंगे हम एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, यानी कि n इंटू वॉल्यूम इंटू ई। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू जो है वो क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास n, वॉल्यूम हो जाएगा AL और E। इतना चार्ज जो है वो कंडक्टर के एंड्स के बीच में ट्रांसफ़र होगा NeAl। ये इक्वेशन नंबर होगी हमारे पास 2, ये है 1। अब T इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन्स। इफ T इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन्स टू ट्रेवल बिटवीन एंड्स के बीच में ट्रेवल करने का टोटल टाइम, देन T इज इक्वल टू, अब टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है इलेक्ट्रॉन्स ने, L, और किस स्पीड से करनी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, तो T इज इक्वल टू L अपॉन VD। इफ सो I इज इक्वल टू करंट फॉलोइंग इन कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर जो करंट फॉलो हो रहा है वो कितना होगा, वो हो जाएगा भाई हमारे पास I इज इक्वल टू Q/T। देयरफॉर I इज इक्वल टू, Q की वैल्यू हमारे पास आई थी NeAl और इसकी आई है L/VD। तो VD ऊपर चला जाएगा, NeAl इंटू VD/L, L से L कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास करंट की जो एक्सप्रेशन आ जाएगी वो आ जाएगी I इज इक्वल टू NeAVD। ये जो है ये करंट की और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन होता है, I इज इक्वल टू NeAVD ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ से भी देखते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है, N और E और A ये स्केलर है, तो स्केलर मल्टीप्लाई इनटू वेक्टर, ये करंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच का ये रिलेशन है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज और ये जो भी है ना, वो जो हमने पीछे प्रीवियस यूनिट के अंदर चार्ज निकालने के जितने भी तरीके किए थे वो सारे तरीके आते हैं। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है ये इस प्रकार L/VD, और इससे तो इस कंसेप्ट के ऊपर काफ़ी न्यूमेरिकल्स आते हैं I इज इक्वल टू NeAVD के ऊपर। अब एक क्वांटिटी होती है J, जिसको बोलते हैं करंट डेंसिटी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या करंट फॉलोइंग नॉर्मल टू एरिया, इसको बोलते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, अब करंट जो होता है वो चार्ज कैरियर्स के कारण फॉलो होता है, और चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वो कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया में से फॉलो होते हैं, मतलब या तो इधर इलेक्ट्रॉन्स फॉलो होते हैं या ऐसे। तो इसका मतलब अगर सारे चार्ज कैरियर्स उस एरिया के परपेंडिकुलर फॉलो होते हैं तो J की वैल्यू I/A होती है। मतलब जो J की वैल्यू होती है वो करंट अपॉन एरिया होती है, करंट बाई एरिया। करंट फॉलोइंग पर यूनिट एरिया नॉर्मली, नॉर्मल डायरेक्शन में, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है कंडक्टर का उसकी नॉर्मल डायरेक्शन में कितना करंट जो है फॉलो हो रहा है। तो J इज इक्वल टू आता है हमारे पास I/A। और ये जो होता है I की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें टोटल, तो ये आ जाता है हमारे पास I इज इक्वल टू J.NA, मतलब यूनिट एरिया जो है उसकी नॉर्मल डायरेक्शन में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, कितना यूनिट करंट डेंसिटी की टर्म में करंट की वैल्यू ये आती है J.NA। क्रॉस सेक्शनल एरिया नॉर्मल डायरेक्शन में, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है कंडक्टर का, ये थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन जो है या चार्ज कैरियर या करंट की डायरेक्शन बिल्कुल इसकी सीधाई में है, इस एरिया का नॉर्मल भी इधर होगा और चार्ज कैरियर्स की डायरेक्शन भी इधर है, तो हमारे पास दोनों के बीच में एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। तो इसलिए करंट और एरिया का जो नॉर्मल है उसके बीच में जो है 0 डिग्री का एंगल है। तो I इज इक्वल टू, दोनों करंट डेंसिटी I इज इक्वल टू J इज इक्वल टू I/A के बराबर हो जाएगी। और अगर ये थोड़ा सा कुछ कट में है, एरिया थोड़ा सा क्रॉस सेक्शन चेंज हो जाता है, तो इसके बीच में एंगल बढ़ता है थीटा,
मतलब ये क्रॉस सेक्शन एरिया थोड़ा सा तिरछा हो गया हमारा, तो करंट इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे चार्ज कैरियर इस इधर जाएंगे और इस एरिया का नॉर्मल थोड़ा इधर हो जाए तो यहाँ एंगल बन जाएगा थीटा। उस समय ये एरिया का नॉर्मल वेक्टर है, तो जो करंट की जो डायरेक्शन हो जाएगी फिर वो जे डॉट एन ए से दी जाएगी, यानी कि जे ए कोस थीटा। आई इज इक्वल टू जे ए कोस थीटा। ए जो है वो एरिया ही है, ये क्रॉस सेक्शन लेकिन इसके साथ हमने इसको वेक्टर बनाने के लिए इसका नॉर्मल लगा दिया जो इसके परपेंडिकुलर होता है, तो जे एन ए, जे डॉट एन ए या जे ए कोस थीटा। करंट डेंसिटी की जो यूनिट निकालें तो करंट अपॉन एरिया, करंट की यूनिट होती है एम्पियर और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट हो जाएगी एम्पियर मीटर स्क्वायर करंट डेंसिटी जी।